गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस का जो तीसरा प्री बोर्ड हुआ था उस प्री बोर्ड का अपने सॉल्यूशन कर रहे थे। अपने इस प्री बोर्ड में स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन करा चुका हूं, इनके आंसर आपको उपलब्ध करा चुका हूं। आज अपने चर्चा करेंगे भैया 11वें क्वेश्चन से। बाकी के क्वेश्चनों की चर्चा आज अपने इस क्लास में करेंगे। तो देखो भैया, अपने 11वां क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर का संक्षिप्त परिचय एवं उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन है भैया अपने। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो अपने कि बाबा साहब भीमराव, इनका जन्म हुआ था भैया 1891 ईस्वी में। महू जो स्थान है, महू एमपी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और ये अपने भारत में जो संविधान बना था, उस संविधान की जो प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। इसके बाद में भैया अपने जब पहला मंत्रिमंडल बना, उस मंत्रिमंडल में ये मंत्री भी रहे थे। हालांकि बाद में इन्होंने 1951 में हिंदू बिल कोड को लेकर इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा भैया ये दलितों के मसीहा, दलितों के पिता या दलितोद्धार के नेता भी कहलाते हैं। और इन्होंने एक पार्टी की स्थापना भी की थी भैया, जिसे बोलते हैं अपने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इस पार्टी का गठन जो है वो भी भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। और 1956 में इन्होंने अपने शिष्यों के साथ में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और 1956 में ही इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और एक बात और ध्यान रखना भैया, इनका पूरा नाम जो था वो था बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर। ये इनका पूरा नाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं भैया। 12वां क्वेश्चन है, अपने इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, जिसको अपने शॉर्टकट में PRI भी कहते हैं, इसकी स्थापना पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन भैया एक बार पहले भी अपने पूछा जा चुका है। देखो, ये जो PRI नाम है, ये है भैया स्पेनिश भाषा का। स्पेनिश में इसको PRI कहते हैं। और यह पार्टी जो थी वो मुख्य रूप से कहाँ पर थी, अपने मेक्सिको में थी। मेक्सिको में लगभग 60 वर्षों तक इस पार्टी ने वहाँ पर क्या किया था, शासन किया था। और इस पार्टी की स्थापना हुई थी भैया 1929 में। और इसकी स्थापना की थी प्लूटार्को इलियास केलस। आप तो सीधा सा ध्यान रख लेना, इलियास केलस, इसने इस पार्टी का क्या किया था, गठन किया था। या एक प्रकार से कहे कि यह इस पार्टी का क्या था, संस्थापक था। इसके अलावा या इस पार्टी में देखो अपने जो राजनेता है, सैनिक नेता है, जो मजदूर है, जो किसान संगठन है, वो सभी इस पार्टी से क्या थे, जुड़े हुए थे। और इस पार्टी के शासन को एक प्रकार से अपने तानाशाही शासन की संज्ञा भी दी जाती है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 13। एक प्रभुत्व वाली दल प्रणाली के लाभ व हानियां बताइए। एक प्रभुत्व वाली मतलब एक ही पार्टी का कंटिन्यू शासन हो। जैसे अपने बात करें भैया, पहले आम चुनाव में, दूसरे आम चुनाव में और तीसरे आम चुनाव में लगातार कांग्रेस पार्टी जीती थी। अब यहाँ पर ये पूछ ले कि एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहा था अपने स्टार्टिंग में, ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इस पार्टी से लाभ क्या होता है, हानियाँ क्या होती है। मतलब एक ही पार्टी का शासन हो तो उससे अपने कौन कौन से लाभ होते हैं और कौन कौन से हानियाँ होती है। अब देखो भैया, लाभ और हानि की अपने चर्चा करें तो अपने कह सकते हैं कि अगर एक ही पार्टी का शासन होता है तो वह पार्टी स्वतंत्र रूप से एक प्रकार से सरकार चला सकती है। क्यों? क्योंकि और किसी पार्टी का होगा नहीं, तो एक ही रहेगी तो वह स्वतंत्र होकर कार्य करेगी। दूसरा अपने कह सकते हैं कि इससे क्या होगा, शासन प्रणाली जो है उसमें स्थायित्व बने रहेगा। तीसरा अपने कह सकते हैं कि इससे पार्टी को फैसला लेने में अधिक समय नहीं लगेगा, उसकी नीतियां जो है वो बार बार परिवर्तित नहीं होगी और एक प्रकार से जनमत में भी एक अच्छा संदेश जाएगा। इस प्रकार से अपने ये आंसर दे सकते हैं। जबकि अगर इसकी हानियों की बात करें, नेगेटिव रिजल्ट क्या होगा, तो नेगेटिव रिजल्ट तो ऐसा है भैया, जैसे मान लो अपने स्कूल में एक ही टीचर हो तो नेगेटिव रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। एक ही टीचर अगर मान लो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए और एक ही टीचर हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट निकलते हैं। तो नेगेटिव रिजल्ट में अपने दे सकते हैं कि साहब अगर एक ही पार्टी का शासन होगा तो वह पार्टी क्या हो जाएगी, तानाशाही हो जाएगी, अपनी मनमानी करेगी, क्योंकि और कोई दूसरी पार्टी है नहीं, और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगी। तीसरा अपने कह सकते हैं कि इससे एक प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ेगा,
भाई भतीजावाद बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने ही लोगों को मौका देंगे बार बार में। ठीक है। इसके अलावा अपने अन्य जो क्षेत्रीय दल है या अन्य जो पार्टियां हैं उनका विकास नहीं होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, हानियाँ हो जाएगी। वह पार्टी अपनी शक्ति का भी दुरुपयोग करेगी, मंत्री जो है वो अपने पद का दुरुपयोग करेंगे। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, उसकी हानियाँ हो जाएगी। तो अपने को ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 हानि 2 लाभ आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 14। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के सामने मुख्य चुनौतियां कौन सी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भैया कौन सी चुनौतियां आई, सबको पता है अपने। पहली चुनौती आई थी लोगों को एकता के सूत्र में बांधने की या अखंडता की चुनौती। दूसरी थी अपने लोकतंत्र कायम करने की चुनौती। और तीसरी थी अपने देश का आर्थिक विकास करने की चुनौती। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। ये चुनौतियां वाला क्वेश्चन जो है वो लगभग हर बार अपने एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 15। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस प्रकार से हुआ, उल्लेख कीजिए। आंध्र प्रदेश भैया जब मैंने पढ़ाया था तब आपको बड़ा शानदार डिटेल से इसको समझाया है। देखो भैया आंध्र प्रदेश जो था वो पहले एक प्रकार से अपने बात करें तो मद्रास जो है, इस मद्रास का ही एक भाग था। मद्रास से अलग होकर बना है। पहले का अपना जो मद्रास था उसमें अपने ना ये तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कुछ हिस्सा केरल का, कुछ कर्नाटक का, इनसे मिलकर मद्रास बना था। ठीक है। तो अब आंध्र प्रदेश के एक नेता थे भैया जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु। ठीक है। उन पोटी श्रीरामुलु ने 1920 ईस्वी में कांग्रेस का एक नागपुर अधिवेशन हुआ था और उस नागपुर अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। तो इस अधिवेशन में ये कहा गया कि जैसे ही भारत आज़ाद हो जाएगा, आज़ाद होने के बाद में भाषाई आधार पर क्या किया जाएगा, राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। ये बात कही गई थी 1920 में। अब साहब पोटी श्रीरामुलु उस टाइम पे वहाँ पे थे। अब देश आज़ाद हो गया। आज़ाद होते ही पोटी श्रीरामुलु ने तो वही बात रख दी कि अब क्या किया जाए, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाया जाए। सरकार ने मना कर दिया। तब पोटी श्रीरामुलु जो है वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। अक्टूबर में बैठे थे और दिसंबर तक बैठे रहे। लगभग 56 दिनों की इन्होंने भूख हड़ताल की थी और इस भूख हड़ताल से उनकी मृत्यु हो गई 15 दिसंबर 1952 को। तब अपने भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने दिसंबर 1952 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया। मतलब अपने क्वेश्चन पूछ लेना कि भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बना था, तो ध्यान रखना भैया वह है अपने आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 16। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे बना? कैसे बना साहब? सिंपल सी बात है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के समय अपने कई ऐसे नेता थे जो ये चाहते थे कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ठीक है। मतलब ये हिंदू राष्ट्र रहे, क्योंकि उधर पाकिस्तान तो मुस्लिम राष्ट्र हो ही गया था। तो इधर वाले ये चाहते थे कि भारत भी क्या बने, एक हिंदू राष्ट्र बने। कई नेता थे, लेकिन फिर कुछ नेता ऐसे थे कि अगर हिंदू राष्ट्र बना दिया तो जो अन्य कास्ट वगैरह है, अन्य धर्म के लोग हैं, उनको एक प्रकार से उपेक्षा का व्यवहार होगा, उनके साथ में भेदभाव होगा। तब अपने भारतीय संविधान में ये कहा गया कि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। अर्थात भारत में रहने वाले सभी धर्मों के लोग या सभी धर्म जो है वो क्या है, समान है। भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों के साथ में समान व्यवहार किया जाएगा। किसी भी धर्म के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से भैया भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना था। ओके। अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 17 की। देखो हैदराबाद रियासत है अपने, पता है आपको सबको। भैया हैदराबाद रियासत, देखो अपने हैदराबाद का जो राजा होता है उसको बोलते हैं भैया निज़ाम। क्या बोलते हैं? निज़ाम। देखो ये सभी क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, इनके जब मैंने आपको नोट्स लिखा है ना, तो वो नोट्स ही मैंने आपको इसी हिसाब से लिखा है आंसर के अकॉर्डिंग। जो स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है, जिसने नोट्स लिखे हैं, वो इनके क्वेश्चन के आंसर आराम से दे सकता है। क्योंकि ये एनसीईआरटी का सिलेबस है, मुझे पता है भैया कि आंसर देने में थोड़ी तकलीफ आती है, इसलिए मैंने नोट्स ही उस हिसाब से लिखा दिए ताकि आपको आंसर देने में कोई समस्या नहीं आई। ठीक है। तो अपने हैदराबाद जो रियासत थी भैया एक बड़ी रियासत थी। यहाँ का जो राजा होता है उसको निज़ाम कहते हैं, और निज़ाम था भैया उस समय उस्मान अली। आपकी बुक में नहीं है ये, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना, निज़ाम का क्या नाम था? उस्मान अली। अब निज़ाम तो था भैया मुस्लिम, और जबकि यहाँ की
35% जो आबादी थी वो क्या थी, हिंदू थी। अब निज़ाम चाहता था कि हैदराबाद स्वतंत्र रहे, लेकिन यहाँ की जनता चाहती थी कि हम भारत में शामिल हो जाए। तब निज़ाम ने अपने भारत के जो यहाँ के जो हैदराबाद रियासत के जो हिंदू थे, या एक प्रकार से कहे जो गैर मुसलमान थे, उन पर अत्याचार करने के लिए अपने गुंडे भेजे, या एक अर्धसैनिक बल भेजा जिसको बोलते हैं भैया रजाकार, जो एक प्रकार से सांप्रदायिक अत्याचारी थे, गुंडे थे एक प्रकार से। यह एक प्रकार से अर्धसैनिक बल था जिसने महिलाओं पर, बच्चों पर अत्याचार किए, रेप जैसी घटनाएं हुई, उनको मारा गया, पीटा गया, उनका शोषण किया गया। तब भारतीय सेना जो थी भैया, इस भारतीय सेना ने सितंबर 1948 में हैदराबाद रियासत में अपनी सेनाएं भेजी, और हैदराबाद रियासत के निज़ाम को परास्त करके 17 सितंबर, डेट ध्यान रखना भैया, 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत को कहाँ मिला लिया, भारत में मिला लिया। इस प्रकार से भैया हैदराबाद रियासत का भारत में क्या हुआ, विलय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 18। भारत विभाजन के कोई 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। भैया भारत का विभाजन हो गया था 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, सबको पता है। रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट आपको पता है। अगर आपने देखो, आज से 5-7 साल पहले एक मूवी आई थी सनी देओल और अमीषा पटेल की, गदर। आप सोच रहे होंगे सर ये मूवी का नाम आप क्यों ले रहे हो। यहाँ स्टार्टिंग क्या, भैया 30 मिनट की मूवी देख लो, आपको भारत विभाजन की सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। लगभग मूवी जो है उसमें अपने इसी मैटर से संबंधित बातें आपको मिल जाएगी। भैया भारत का विभाजन हुआ तो एक प्रकार से जो आबादी थी, जो जनसंख्या थी, उसका क्या हुआ, लोगों का स्थानांतरण हुआ। कुछ लोग इधर आए, कुछ लोग उधर गए, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपने दे सकते हैं कि उस समय हिंसा हुई, मारपीट हुई, अत्याचार हुए, रेप जैसी घटनाएं हुई। तीसरा पॉइंट अपने दे सकते हैं कि हिंसक अलगाववाद की कंडीशन उत्पन्न हुई। चौथा अपने कह सकते हैं कि अपने भारत में जो जितनी भी संपत्ति थी, चाहे छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी संपत्ति, ठीक है, चाहे एक छोटी सी टेबल हो, चाहे एक कुर्सी हो, उससे लेकर बड़ा सा बड़ा कंप्यूटर तक मान लो आप, उनका भी क्या हुआ, बंटवारा हुआ। तो ये अपने 5-7 अपने परिणाम आप लिख सकते हो, कोई भी आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है भैया, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, इसकी प्रमुख सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। देखो भैया, राज्य पुनर्गठन आयोग, इस क्वेश्चन में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। आयोग बना तो था 1953 में, इसका गठन कब हुआ था, 1953 में, लेकिन यह पारित कब हुआ था, 1956 में। लागू कब से हुआ, 1956 में। अब यहाँ पर यह आता है इसकी प्रमुख सिफारिश। अब यह राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण क्यों किया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था कि यह राज्य की सीमाओं का क्या करे, सीमांकन करे, राज्य की सीमाओं का निर्धारण करे, इसलिए इसका गठन किया गया था। तो इसके द्वारा फिर जो अपनी सिफारिशें दी गई उसमें यह कहा गया कि भारत में 14 तो क्या है, राज्य है, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बताए। इसके अलावा इसने कहा कि राज्यों का गठन जो है वो भाषा के आधार पर किया जाएगा। अगली सिफारिश अपने दे सकते हैं कि इसके द्वारा भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखा जाएगा, इस प्रकार की सिफारिश की। इसके अलावा राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि वित्तीय और प्रशासनिक विषयों पर भी एक प्रकार से समुचित ध्यान दिया जाएगा, उसके ऊपर भी उचित ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार से 4-5 कोई भी आप सिफारिश आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 20, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधाराओं में अंतर बताइए। देखो भैया, समाजवादी पार्टी, पहले तो स्थापना ध्यान रखना दोनों की, समाजवादी 1934 है और कम्युनिस्ट है 1925, ठीक है। अब दोनों की विचारधाराओं में अंतर क्या है साहब, समाजवादी जो पार्टी है ना, वो राज्य द्वारा जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है उसका समर्थन नहीं करती, जबकि साहब कम्युनिस्ट पार्टी करती है। दूसरा अपने कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो पूंजीपतियों को समाज का विरोधी नहीं मानती, वो कहते हैं कि पूंजीपति समाज के हित में, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी वाले कहते हैं कि ना, पूंजीपति तो विरोधी होते हैं समाज के। तीसरा अपने कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो समाजवाद को लागू करने पर बल देती है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी नहीं देती, कम्युनिस्ट पार्टी तो हिंसक तरीकों में विश्वास करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने 2-3 विचारधाराएं आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस पार्टी को एक सराय की संज्ञा क्यों दी भैया। सराय की संज्ञा इसलिए दी थी क्योंकि देखो कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी थी, इसमें सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी संप्रदायों के लोग जो है वो साथ में मिलजुल कर रहते थे। यह पार्टी किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं करती थी, सबको एक साथ में लेकर चलती थी।
इसमें एक अथवा भी दिया हुआ है भैया, भारत में स्वतंत्रता से पूर्व के राजनीतिक दलों का उल्लेख कीजिए। मतलब साहब अपना भारत आज़ाद हो गया 1947, अब 1947 से पहले के राजनीतिक दल कौन कौन से उनका उल्लेख करना है। जैसे अपने पहले तो सबसे बड़ा तो कांग्रेस ही हो गया, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। दूसरा अपने कर दो फिर आप मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। तीसरा अपने कर दो समाजवादी पार्टी, जिसकी स्थापना 1934 में हुई। चौथा अपने कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, जिसकी स्थापना 1925 में हुई। तो इस प्रकार से अपने 4-5 राजनीतिक दलों का आप उल्लेख कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर है भैया 22। देखो 22वां क्वेश्चन है अपने कि भारत के द्वारा अपनाई गई मिश्रित अर्थव्यवस्था की आलोचना किन आधारों पर की गई है। भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई थी? मिश्रित। मिश्रित का मतलब पूंजीवाद और समाजवाद का मिला जुला रूप, कुछ बातें पूंजीवाद की, कुछ बातें समाजवाद की, और इन दोनों का जो मिला जुला रूप होगा वही क्या कहलाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसकी आलोचना की गई भैया। आलोचना सीधी सी बात है, कोई भी काम कर लो, हर काम की आलोचना होती है। आप अच्छी से अच्छी बिल्डिंग बना लो, देखने वाले यही कहेंगे कि यार थोड़ा सा ऐसा करता, थोड़ा कलर ऐसा करता, थोड़ा डिजाइन ऐसी लगाता तो और बेटर लगती। ठीक है, तो कोई भी कार्य हो आलोचना हमेशा होगी। तो आलोचना किन आधारों पर की गई? आलोचना देखो, अब जैसे मान लो वामपंथी और दक्षिणपंथी, ये दो विचारधाराएं हैं। वामपंथी गरीबों का पक्ष लेती है, दक्षिणपंथी अमीरों का लेती है। इन दोनों ने ही इनकी क्या कर दी? मिश्रित अर्थव्यवस्था की आलोचना कर दी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो कोई काम की नहीं है। इसका जो एक प्रकार से जिस कार्य के लिए इसका गठन किया गया था या जिस उद्देश्य के लिए यह अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी, उस उद्देश्य में ये सफल नहीं हुई। फिर अगला पॉइंट अपने दे सकते हैं कि इसकी आलोचना इस आधार पर की गई कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो एक प्रकार से निजी क्षेत्र को क्या देती है? अधिक लाभ देती है। यह भी एक पॉइंट हो गया। फिर अगला पॉइंट दे दिया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के बाद में भी भारत में किसी प्रकार से गरीबी कम नहीं हुई, किसी प्रकार से भारत का विकास नहीं हुआ। अगला पॉइंट अपने दे सकते हैं कि भैया सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का कार्यों का जो है वो स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया। तो ऐसे अपने 4-5 पॉइंट करके आप कह सकते हो कि इन आधारों पर अपने मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इसकी आलोचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। देखो 22 में मैंने 3 अथवा दिए हैं आपको, ठीक है। ये तीनों ही क्वेश्चन भैया बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखना आप, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन दिए हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी? इस पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य बताइए। अब कल एक स्टूडेंट का मेरे पास में कमेंट आया था, सर आपने पहले का ही क्यों पूछा? पंचवर्षीय योजना दूसरी भी है अपनी किताब में, तीसरी भी दी हुई है, इस चैप्टर में है अपने। लेकिन भैया अगर आपने बुक पढ़ी हो तो ध्यान देना कि सबसे ज़्यादा डिटेल जो है वो अपने बुक में कौन सी पंचवर्षीय योजना की गई है? पहली की गई है। इसलिए कोई भी पेपर तैयार करने से पहले, कोई भी क्वेश्चन देने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि क्या ये क्वेश्चन वाकई में इम्पोर्टेंट है या अपने एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। तो भैया कब बनी थी ये सबको पता है, अपने 1951 से लेके 1956 तक बनी थी। उद्देश्य क्या थे साहब इसके? उद्देश्य, सबसे मेन उद्देश्य तो था कि किसका सुधार करना? कृषि पर बल देना। सबसे ज़्यादा बल किस पे दिया गया था? कृषि पर बल दिया गया था। इसके अलावा भी अब बांध और सिंचाई में भी एक प्रकार से निवेश किया गया था इस पंचवर्षीय योजना में। बांध के अंतर्गत बात करें तो अपने भारत का जो सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नांगल बांध, उसके लिए एक बड़ी धनराशि दी गई थी। इसके अलावा भी इस पंचवर्षीय योजना में एक प्रकार से भूमि सुधार के ऊपर बल दिया गया, किसानों के हित के लिए कार्य किया गया। तो ये क्या थे? अपने 5-7 इसके क्या थे? उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों है? उल्लेख कीजिए। भैया भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों है? नियोजन की आवश्यकता क्यों है भैया? अपने कई कारण दे सकते हैं। देखो नियोजन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कोई भी योजना बनाएंगे तो उस योजना को अपने व्यवहार में लाने के लिए नियोजन की प्रक्रिया जरूरी है। अपने देश का सामाजिक आर्थिक विकास करने के लिए नियोजन की प्रक्रिया आवश्यक है, ठीक है। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि कोई भी कार्य निश्चित समय पर हो, निश्चित धनराशि में हो, एक प्रकार से गुणवत्तापूर्ण हो, उसके लिए भी नियोजन की आवश्यकता है। अरे कोई भी काम अगर प्लानिंग से करेंगे तभी तो सक्सेस होगा ना। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि देश में जो आर्थिक असंतुलन व्याप्त था, उस आर्थिक असंतुलन को समाप्त करने के लिए भी नियोजन आवश्यक है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए नियोजन आवश्यकता। अपने समाजवाद के जो लक्ष्य है उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन आवश्यकता। तो ये अपने 5-7 पॉइंट अपने इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये था भैया अपने पॉलिटिकल साइंस का तीसरा प्री बोर्ड, जो अपने सेकेंड बुक के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर का लिया
गया था। अब अपने 3 चैप्टर और शेष रहे हैं जिनका प्री बोर्ड जो है वो अगले 5 से 7 दिनों में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।